आप सभी का विद्या एजुकेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर चैनल पर स्वागत है। हम सभी लोग दरोगा के पीटी एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स की तैयारी में ये वीडियो लगातार बना रहे हैं। यह केवल दरोगा ही नहीं, मतलब मान के चलिए किसी भी एग्जामिनेशन में आपका पूरे बढ़िया बेहतर ढंग से हिस्ट्री समझने में सहायक होगा। चूंकि ये बंधन राउंड है, इसलिए बंधन जैसा पूरे एक कंसेप्ट लेवल पे हम इसका वर्क कर रहे हैं। तो आप सभी लोग अब क्लास आज बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज पूरे प्राचीन भारत के सभी राजा का नाम आपको याद करवाएंगे। कौन सा राजा क्या उपाधि लिए, कौन से राजा का क्या धर्म था, कौन से राजा की पत्नियां कौन कौन थी, किस राजा की राजधानी कहां थी, किसने अपने क्षेत्र विस्तार कहां किया, किसके समय कौन विदेशी यात्री आया, किसके दरबार में कौन कौन विशेषज्ञ लोग थे। इतने इंपॉर्टेंट चीज को एक साथ हम सीक्वेंस में जोड़ने का काम करेंगे और तब आप वाकई कहोगे कि बड़ा मजेदार फेज रह गया। हम लोग पूरे एक साथ पूरे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे। आप ईमानदारी से लिखने से ज्यादा समझने पर ध्यान दीजिएगा। बाकी इन सभी चीज का लिखा हुआ पीडीएफ विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर या इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम में आप सभी को पूरे एक व्यवस्थित पीडीएफ कल मिल जाएंगे और उस पे एक आपका पूरे टेस्ट हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से जल्दी सभी लोग इस लिंक को शेयर कर दीजिए, एक एक अंगूठा दे दीजिए ताकि आपकी इजाजत हो जाए और हम लोग आज के वर्ग को प्रारंभ करने जा रहे हैं। चलिए आप सभी लोग, बहुत ही बढ़िया, आप सब लोग की इजाजत हो गई है तो अब इस वर्ग को प्रारंभ करने जा रहे हैं। अपने मित्रों तक इसके लिंक को शेयर कर दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभान्वित हो सके। और हम लोग अब आज के क्लास में क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले एंशिएंट के जितने भी राजा हैं, पहला पेज में केवल राजा का नाम दिमाग में घुमाइए, उस पर कोई कहानी नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ राजा आपके दिमाग में मूव करना चाहिए। राजा के बाद तब हम लोग चलेंगे सिक्का। जितना भी सिक्का इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है पूरे एंशिएंट में, राजनीतिक जीवन में, हम पूरे एक साथ उसको चलेंगे। तब इन राजा की उपाधि, ये सभी एक साथ चलेंगे। इस राजा के क्षेत्र विस्तार, इसको एक साथ चलेंगे। इस राजा के समय कोई विदेशी यात्री है, इसको एक साथ चलेंगे। राजा के जहां जहां विवाह इंपॉर्टेंट है उसको एक साथ चलेंगे। कई राजा के विवाह भी इंपॉर्टेंट होते हैं, कई राजा के स्पेशली धर्म, उसको एक साथ चलेंगे। ये सारे अभी सीक्वेंस में हम आपको बांधने जा रहे हैं और तब जिनको ये याद होगा उनके लिए हिस्ट्री बड़ा मजेदार हो जाएगा। और हम अब बहुत अलग अलग स्टेप में चलेंगे। बाकी तो आप लोग सामान्यतः यूट्यूब चैनल पे सुने ही होंगे, ये राजा ऐसे किया वैसे किया, लेकिन हमारी कहानी थोड़ा अलग है। हम पहले पूरे राजा, उसमें कोई कहानी नहीं, सिर्फ सीक्वेंस बनाइए राजा कब कौन सा है। दूसरी बात, सिर्फ सिक्का, तो बस यही चलेगा और उससे याद रखना बड़ा मजेदार हो जाएगा, नहीं भूलेंगे आप, लगेगा कि हाँ बहुत बढ़िया से हमको याद होगी। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास जो पढ़े थे उसको हम लोग देखें। हम लोग प्राचीन भारत के राजनीतिक जीवन पढ़ रहे थे। इससे दो तीन फायदे होते हैं। एक तो ग्रेजुएशन लेवल या कहीं भी एग्जाम बीपीएससी में जिन बच्चों के हिस्ट्री मेंस लिखना होता है, उनके लिए इस शैली से पढ़ा हुआ चीज सबसे कारगर होता है। उन्हें एक सीक्वेंस बनता है और प्रश्न इसी डिजाइन से पूछे जाते हैं। तो इसमें प्राचीन भारत के हम लोग पिछले क्लास में चल रहे थे राजनीतिक जीवन। आज राजनीतिक जीवन लगभग कंप्लीट हो जाएगा, मेन इसी पे है। उसके बाद एक दिन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, बस पूरे हिस्ट्री का एंशिएंट पार्ट कंप्लीट होगा। इसी प्रकार से सीक्वेंस जोड़ के हम मिडाइवल को पढ़ाएंगे। मध्यकाल तक जहां पढ़ेंगे तो आपको फिर पूरा का पूरा एकदम डिजाइन आपको आ जाएगा। अब यहां पे सभी लोग जरा ध्यान से समझेंगे। प्राचीन भारत के राजनीतिक जीवन के लिए
हमने आपको सिखाया था कि सबसे पहले एक डायग्राम ले लिए और इस डायग्राम में हम लोग पूरे प्राचीन भारत के चैप्टर पर ध्यान दे दिए। सबसे पहला फेज है ऋग्वैदिक। ऋग्वैदिक के बाद तब जो फेज है यह है उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक के बाद तब है महाजनपद। महाजनपद के बाद तब हम लोग जो फेज देखे थे ये सबसे ऊपर है मौर्य काल। तब हम लोग देखे थे मौर्योत्तर। मौर्योत्तर के बाद तब देखे थे गुप्त और गुप्त के बाद हम लोग देखे थे गुप्तोत्तर। अब देखिए प्रश्न कैसे कैसे आ सकता है। पहले देखो ये देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है लेकिन पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में बस इतना ही लेसन है। ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहां पे आप सभी लोग को कैसे प्रश्न रह सकता है, दो तरह के प्रश्न कंसेप्ट पे होता है और दो कंसेप्ट में पहला आता है कि प्राचीन भारत में सबसे केंद्रीकृत शासन किस वंश का था। केंद्रीकृत का मतलब सेंट्रलाइज, एक जगह से सब चले, तो आंसर था मौर्य का। आप देख पा रहे हो सबसे ज्यादा सेंट्रलाइज मौर्य। अगला एक बहुत बेहतर क्वेश्चन पूछते हैं, आप खुद आंसर दे दोगे। पहली बार प्राचीन भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किस काल में प्रारंभ हुए? ये अच्छा प्रश्न है। पहली बार सत्ता का विकेंद्रीकरण प्राचीन भारत में किस काल में प्रारंभ हुए? अब एक शानदार क्वेश्चन आपके लिए आगे। तो आपको समझना है कि पहली बार सत्ता का विकेंद्रीकरण प्रारंभ की बात कर रहा है तो वो फेज हमारा मौर्योत्तर होगा। मौर्योत्तर काल में पहली बार सत्ता का विकेंद्रीकरण प्रारंभ हो गया। इस समय अब नए नए डिजाइन बनेंगे, नए नए सामंती प्रथा, भूमि अनुदान प्रथा, कई आपको नए सिस्टम समझाएंगे और उन सिस्टम को आप अगर समझ लेंगे तो इनको नीचे क्यों रखा गया है ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो पहली बार डिसेंट्रलाइज मौर्योत्तर काल में है। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा भूमि अनुदान, तो सातवाहनों ने प्रारंभ किया। ये क्या होता है भूमि अनुदान, सभी बात हम आपको समझाएं। तो ये बात अभी हम लोग देख लिए। अब आज के क्लास में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है राजा का नाम याद करना। थोड़ा कठिन है लेकिन मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ कम से कम 50 राजा, एकदम लगना चाहिए कि हाँ सर दिमाग में मेरा मूव करने लग गया, और तब मजेदार फेज आपका हो जाए। देखिए कुछ राजा के साथ कोई कहानी नहीं, सिर्फ राजा का सीक्वेंस दिमाग में बैठा है। ऋग्वैदिक काल में आपको ध्यान रखना है कि इस फेज में राजा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी एक राजा, भरत कुल का राजा सुदास का नाम याद करवाए थे, जिसके कारण 10 राज्य युद्ध रावी परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। बस यहां सिर्फ एक राजा का नाम याद रखना है और वह है राजा सुदास। और वो राजा आपको बताए थे भरत कुल का है, और इसी के कारण आपको बताए थे कि इसमें मेन चीज है कि इसी के कारण 10 राज्य युद्ध परुष्णी रावी नदी के किनारे हुआ। लैटर विधि पीरियड में किसी राजा का नाम याद करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों काल में कोई राजा के पास अस्थायी सेना नहीं है, नियमित टैक्स नहीं है। यहां पे पहली बार महाजनपद काल में कृषि कार्य में लोहा के प्रयोग होने से उत्पादन अधिशेष हुआ और द्वितीय नगरीकरण का जन्म हुआ, क्योंकि प्रथम नगर हमारा इससे नीचे हड़प्पा है। चूंकि हड़प्पा के बाद कुछ दिनों का अंतराल है तो हम लोग यहां से एक सीक्वेंस में देखते हैं, हड़प्पा को अलग देखते हैं। अब यहां पे आपको महाजनपद पीरियड की बात चल रही है। तो महाजनपद पीरियड में अब आपको जो बताए थे याद करें, जब हम कहें महाजनपद तो महाजनपद में सिर्फ 3 डायनेस्टी याद रखना है, और यह था हसीन, खूबसूरत। आपको ध्यान रखना है हसीन, बस हसीन बादी, हसीन खूबसूरत शहर महाजनपद। जब आपको कहें महाजनपद आप कहेंगे वो हसीन। अब हसीन में ह से आपको बताए थे हर्यक डायनेस्टी, हर्यक वंश। सी से है शिशु नाग वंश,
और शिशुनाग के बाद न से है नंद वंश। तो आपको पहला चीज ध्यान रखना है कि जो महाजनपद पीरियड है उसमें 3 डायनेस्टी है, तीनों में नाम हसीन से दिमाग में सेट करेंगे। आज जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं मैं सब हटा दूंगा और आपके दिमाग में अगर सभी का नाम मूवमेंट में आ गया तो आप समझिए हिस्ट्री आपको आ जाएगा। अगर मूवमेंट नामों में नहीं है तो जहां तहां आपको समस्याएं होते रहेगी, और इसीलिए नाम का मूवमेंट मैं समझा रहा हूं। हर्यक, शिशुनाग, नंद, ये तीनों डायनेस्टी याद होगी। अब इसके बाद जो जो राजा हैं इनको केवल आप दिमाग में बैठा लीजिए, बस फिर इनकी ही कहानी हम लोग को पढ़ना। जब कहेंगे हर्यक वंश तो पहला राजा है बिंबिसार। बिंबिसार, बिंदुसार नहीं, बिंबिसार। और बिंबिसार के बाद दूसरा नंबर आपका है अजातशत्रु, तीसरा नंबर हम लोग चलेंगे उदयन, और इसके बाद कई चलेगा लेकिन हम लोग के लिए अंतिम शासक फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और उदयन के बाद अंतिम शासक आप जानते हो नागदशक है, नागदशक। बस हो गया, दिमागों में एकदम बैठा लीजिए। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदायन या उदयन, कहीं कहीं उदायन भी लिखा हुआ रह सकता है, और नागदशक। तब हम लोग चलेंगे शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश में आपको ध्यान रखना है नाम ही है, पहला राजा है शिशुनाग, और शिशुनाग के बाद तब मेन हो जाएगा कालाशोक। और इसके अंतिम में ध्यान रखेंगे नंदीवर्धन, और नंदीवर्धन के बाद नंद वंश में आपको ध्यान रखना है महापद्मनंद, महापद्मनंद, और अंतिम राजा धनानंद। अब देखिए, कभी कभी आपके जतरा ठीक होंगे तो यहां से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आएगा कि हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन था। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा शिशुनाग का अंतिम शासक कौन था, और इतना बढ़िया मैजिक है कि आपको लगेगा कि अरे ये तो याद हो गया। शिशुनाग के पहले हर्यक वंश है, और हर्यक का अंतिम नागदशक, और नाग से नाग शिशुनाग, नाग से नाग, बस दिमाग में सेट रखना है। इसका अंतिम नागदशक, तो इधर स्टार्टिंग शिशुनाग, नाग से नाग, ये बात दिमाग में एकदम सेट रखेंगे। नाग से नाग, और नंदी से नंद, नंदी से नंद। देखिए कितना मजेदार है, केवल आप एक बार सीक्वेंस बनाते हैं तो आपको अपने से याद हो जाएगा कि इसका नाग से नाग और नंदी से नंद, बस हो गया। अब इतने राजा, कभी बच्चे एकांत में बैठिए, जिनको हिस्ट्री सचमुच ठीक करना है। ये टीचर के भरोसे नहीं होगा, पीडीएफ के भरोसे नहीं होगा, फेयर करने से नहीं होगा। ये आपके दिमाग में एकांत में चिंतन से धीरे धीरे अभ्यास से सही होगा। मैं पीडीएफ तो बोल रहा हूं टेलीग्राम पर दूंगा, लेकिन सिर्फ वे कुछ सामग्री बन के रह जाएंगे, आपके संतुष्टि बन के रह जाएंगे। कुछ चीजों के लिए जरूरी है, नामों को याद करने के लिए आपको खुद से मेहनत करना हो। और इसके लिए मैं अभी जो समझा रहा हूं पूरे सीक्वेंस देखिएगा, अभी 20-25 राजा का नाम आप बोलने में सक्षम होंगे। जब मैं कहूंगा कि बताओ हर्यक, शिशुनाग, नंद, हसीन, हर्यक वंश का पहला राजा बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक, नाग से नाग, शिशुनाग, कालाशोक और नंदीवर्धन, नंदी से नंद, महापद्मनंद और धनानंद। हम समझते हैं कि ये फेज अगर हटा भी दिया जाए, मन में इसको कल्पना करते हैं तो मन के कल्पना में सब बच्चे का आ गया होगा कि हर्यक वंश, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। तब हम लोग देखे शिशुनाग वंश, और शिशुनाग में आपने देखा कि शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन, और तब देखे नंदवंश, महापद्मनंद और धनानंद। यानी किसी का भी पूछता है नंदवंश का अंतिम राजा तो धनानंद हो गया, नंदवंश के संस्थापक महापद्मनंद हो गया, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग हो गया, शिशुनाग वंश के अंतिम राजा नंदीवर्धन हो गया। किसी का कुछ भी पूछे तो आपका कंप्लीट। अब हम लोग अगला नंबर देखते हैं, इसका नाम है मौर्य डायनेस्टी, मौर्य काल। और अब हम चाहेंगे मौर्य डायनेस्टी पूरा ध्यान में हो, तब मौर्योत्तर, तब गुप्त, तब गुप्तोत्तर, उसके बाद
जो बच्चे सब हटा करके अपने से सोच करके लिख देगा बिना पीडीएफ, कलम उठाना और आज का आज नॉन स्टॉप लिख दिए, राज करोगे हिस्ट्री पे। हिस्ट्री तुम्हारा होगा, तुम हिस्ट्री के होगे, लेकिन उसके लिए सीक्वेंस पहले ठीक कीजिए। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे मैं देखता हूं ज्यादातर गड़बड़ी होती है। वो बिंबिसार क्या किया, विवाह किया, यहां किया, वहां किया, अजात शत्रु ये किया, वैसे किया। अब ऐसे पढ़ते तो उनको राजा का नाम का सीक्वेंस ही नहीं बन पाता। यहां पढ़ते पढ़ते उनको याद होता है, यहां आते आते भूल जाते। पहले सिर्फ राजा लिखो, क्या किया नहीं किया सब छोड़ दो, और क्या किया नहीं किया वो मेरे डिजाइन से पढ़ना, एक साथ जोड़ करके। जोड़ने वाला पढ़ोगे तो एकदम लाइफ टाइम रिचार्ज हो जाएगा, जो अभी हम शुरू करेंगे। आपको लगेगा कि बड़ा मजेदार एक नया चीज हमें यूट्यूब पर मिल रहा। चूंकि ये खुद मेरा रिसर्च है, मैं कोशिश किया हूं कि इस टाइप से देने पर सबसे ज्यादा लाभ होते हैं, और हम वही चीज आपको डायरेक्ट दे रहे। तो इसमें सभी बच्चे ध्यान दें, मौर्य काल के संस्थापक सभी लोग जान रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, देखो मौर्य लग जाएगा तो ये मौर्य काल है, केवल गुप्त लगेगा, मौर्य छोड़ दोगे तो ये चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त काल के संस्थापक होंगे, वास्तविक संस्थापक, ऐसे श्रीगुप्त मेन संस्थापक। तो आपको अंतिम में कई बच्चे गुप्त से बड़ा परेशान होते हैं कि सर गुप्त काल है क्या, लेकिन जैसे ही आपको यहां पे मौर्य लगा देगा, आप समझना कि ये मौर्य डायनेस्टी। और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, इसी का बेटा है बिंदुसार। बिंदुसार, बिंबिसार और बिंदुसार में एकदम कंफ्यूजन दूर रखिएगा। आपको दिमाग में सेट रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य, देखो एक छोटी सी कहानी सुना देते हैं, मुद्रा राक्षस पुस्तक के अनुसार कहानी है, और वो कहानी सुनने से परमानेंट रिचार्ज हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। इनको राजा बनाने वाले जो थे, इनका नाम चाणक्य था, विष्णुगुप्त था। और चाणक्य जब राजा बना दिया तो उसे डर लगने लगा कि ऐसा ना कि चंद्रगुप्त मौर्य को कोई जहर देके मार दे। उस समय जहर देके मारने की परंपरा थोड़ा ज्यादा था, और इसीलिए चाणक्य अपने विद्या से बिना इसे बताए इसके भोजन में धीरे धीरे जहर मिलाना शुरू किया, और इसे कोशिश किया कि हम 20 पुरुष बना दे, जहर वाला पुरुष, इस पे जहर का कोई प्रभाव ना पड़े, और इसके लिए बहुत अल्प मात्रा धीरे धीरे बढ़ाना होता है। और बिना कहे एक बढ़ा रहा था, क्योंकि किसी को कह के बढ़ाएगा तो चिंता में मर जाएगा। और एक दिन की बात है, चंद्रगुप्त मौर्य वही जहर का डोज कुछ बढ़ा और ये भोजन कर रहा था, और उसी भोजन में इसकी पत्नी भी आ गई, बैठ के खाने लगी। ये जानता नहीं था, और जहर का प्रभाव इस पर तो नहीं हुआ, क्योंकि मात्रा धीरे धीरे बढ़ रहा था, और पत्नी जहर के प्रभाव में अब वो मरणासन हो गई, और उसी के गर्भ में उस समय एक बच्चा पल रहा था। पत्नी को तो नहीं बचाया जा सका, लेकिन बच्चे को किसी प्रकार बचा लिया गया, लेकिन उसमें भी जहर का बहुत थोड़ा बिंदु सदृश अंश आ गया, और इसीलिए बेटे का नाम बिंदुसार पड़ा। सार मीन्स जहर होता है बिंदु के समान, बिंदु के समान जहर तो बिंदुसार है। यानी कभी किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो बिंबिसार और बिंदुसार, जब बोलेंगे बिंदुसार कहिएगा वो जहर बिंदु समान, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है। और यही बिंदुसार का बेटा है अशोक, इसी का नाम अशोक है। अशोक के बाद तब कुणाल, कुणाल के बाद तब दशरथ। वो सब नहीं पूछेगा, अंतिम सीधा पूछेगा बृहद्रथ। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन है? बृहद्रथ। यानी हम समझते हैं कि पूरे सब्जिल का एकदम दिमाग में याद हो गया होगा। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, और अशोक के बाद शासक कौन बना ये पूछता है कुणाल। कुणाल के बाद दशरथ है, वो नहीं पूछता। और अंतिम मौर्य काल का शासक कौन है? तो बृहद्रथ। तो हम समझते हैं कि अगर हम यहां तक फिर से सीक्वेंस चले, क्योंकि मौर्योत्तर को पढ़ने के पहले यहां तक एकदम लॉक कर लिया जाए, तो एक बार हम फिर से लॉक करते हैं। हर्यक वंश, बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयीन और नाग दशक। नाग से नाग, शिशु नाग वंश, शिशु नाग, कालाशोक और नंदीवर्धन। नंदी से नंद, नंद वंश, महापद्मनंद और धनानंद। और तब बारी आती है मौर्य काल का,
और मौर्य काल में आपने देखा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल, दशरथ और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है तो आपको मालूम चल गया, बृहद्रथ। इतनी बातें आपको बिल्कुल कंप्लीट होगी। अब यहां पे सबसे खतरनाक मोड़ है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में अब आपको समझना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझाएंगे जिस पर आपका थोड़ा सा ध्यान चाहेंगे। जब भी राजा मजबूत होगा तो वह विशाल क्षेत्र के निर्माण करेगा और एक ही बहुत बड़े क्षेत्र में एक राजा होगा। लेकिन जैसे ही राजा कमजोर हो जाएगा, जैसे ही राजा कमजोर हो जाएगा तो छोटे छोटे कई राजा यहां पर हो जाएंगे और इसीलिए मौर्योत्तर काल में पहली बार सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर शुरू हुआ और इसके कारण इस काल में छोटे छोटे कई राजा आ गए। और इसीलिए मौर्योत्तर काल में जिन बच्चों को एकदम दिमाग में सेट करना है तो ध्यान रखना कि यह पहला ऐसा काल है जिस समय देसी शासक के साथ साथ विदेशी शासक भी आ गए और इसमें 8 डायनेस्टी याद करना पड़ता है। यही आते आते बच्चे पस्त होने लगते हैं कि अब लगता है याद होना मुश्किल होगा, लेकिन मैं अभी देखो कितना मजेदार ढंग से याद कराऊंगा। इस समय आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा कि हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। इस समय आपको ध्यान रखना है कि स्थितियां मौर्योत्तर काल में क्या है। इस समय देखिए ये भारत है और भारत के ऊपर आप जान रहे हो इधर चीन है, यहां पे आप जान रहे हैं मध्य एशिया है, इस साइड में यूनान है, ईरान है, कई तरह के देश। इस साइड में कई जनजाति, छोटे छोटे कबीले रहते थे। अब ये कबीले प्रायः क्या करते थे, चीन पे हमला करके और इनके संपत्ति लूट के भाग जाते थे। तो चीन के राजा का नाम आपने सुना होगा, शी हुआंग टी। राजा का नाम है शी हुआंग टी। और शी हुआंग टी ने क्या किया, एक बहुत बड़ा चीन में 1000 किलोमीटर लंबा चीन के दीवार बनवा दिया। ये दीवार इसीलिए बनवा दिया ताकि हमारे यहां एक कबीले लोग आक्रमण करने नहीं आए। और यहीं से देखिए टर्निंग है, इसके पहले एक कबीला भारत नहीं आते थे। इसके पहले आक्रमण जब समझाएंगे तो ईरान का आक्रमण हुआ है, फिर यूनान का भी आक्रमण हुआ है। यूनान में आप सभी लोग को मालूम है सिकंदर का आक्रमण हुआ धनानंद के समय 326 ईस्वी पूर्व में। लेकिन अब हम लोग को ध्यान रखना है कि इन लोग बार बार चीन पे हमला करते थे। लेकिन शी हुआंग टी जब चीन की दीवार बना दिया तब ये विदेशी लोग अब चीन नहीं जा पा रहे थे तो भारत में आक्रमण शुरू कर दिए। कई लोग आक्रमण किए और कई लोग इन क्षेत्रों पर अधिकार करके रहना शुरू कर दिए। यही भारत के विदेशी शासक, यानी पहली बार भारत में शासन के लिए विदेश के लोगों का आगमन मौर्योत्तर काल में। और फिर एक क्वेश्चन आएगा, मौर्योत्तर काल में आने वाले पहला विदेशी कौन थे? तो यूनान के लोग पहला विदेशी थे। इंडिया के कारण इनको इंडो और यूनान को ही ग्रीक कहते, इंडो ग्रीक, या इन्हीं का नाम पड़ा हिंद यवन। इन्हीं को हिंद यवन कहा गया। हिंद यवन के बाद तब आए शक, शक के बाद तब आए पहलव और पहलव के बाद तब आए कुषाण। और इस साइड में देसी में हमारे यहां चल रहे थे मौर्य के बाद शुंग वंश, शुंग के बाद कण्व वंश, इसी समय पैरेलल चल रहा है शातवाहन वंश और इसी समय उड़ीसा कलिंग में चेदी वंश। ध्यान दीजिए, अब जितना डायनेस्टी आप पढ़े उधर सिर्फ मौर्योत्तर में अकेले 8 डायनेस्टी आपको पहचाना होगा और 8 डायनेस्टी तुरंत याद हो जाएगा, केवल घबराइएगा नहीं, तुरंत याद हो जाएगा। 4 देसी 4 विदेशी। देसी में कौन कौन? शुंग, कण्व, शातवाहन और चेदी। विदेशी में कौन कौन? इंडो ग्रीक, हिंद यवन, शक, पहलव और कुषाण। अब हम लोग जरा ध्यान दीजिए,
यहां पे हम लोग को समझना है कहां कैसे कैसे इन लोग रहे हैं, उसकी चर्चा तो करेंगे। पहले हम अभी चल रहे हैं देसी शासक के बारे में। तो देसी में 4 हो गए। एक का नाम है शुंग डायनेस्टी, दूसरा का नाम है कण्व डायनेस्टी, तीसरा का नाम है सातवाहन डायनेस्टी और चौथा का नाम है चेदी डायनेस्टी। ध्यान दीजिए, देसी में 4, फिर विदेशी में 4 चलेंगे। पहले एकदम दिमाग में पहले सेट करिए। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है। पुष्यमित्र शुंग है, ये पहला ब्राह्मण धर्म को उत्थान करने वाले राजे हैं। ऐसे बहुत कहानियां तो मैं चलूंगा, अभी कोशिश कर रहा हूं सब लोग का नाम दिमाग में एकदम सेट हो जाए। तो पुष्यमित्र शुंग के बाद अगले राजा हैं, इनका नाम है अग्निमित्र। अग्निमित्र कालिदास के एक पुस्तक आप पढ़े होंगे, मालविकाग्निमित्रम। ये अग्निमित्र और उनकी प्रेमिका मालविका, इन दोनों के प्रेम कथा का वर्णन कालिदास ने अपने पुस्तक में किया। और तब अगले शासक हैं भागवत। इसके समय हिंद यवन का एक व्यक्ति आएगा और हिंदू धर्म अपनाएगा। और भागवत के बाद अच्छा प्रश्न है, शुंग वंश के अंतिम राजा कौन थे? तो देवभूति। अभी मैं सबको याद करवाऊंगा, पहले सुनते जाइएगा। कण्व वंश, इसी देवभूति की हत्या करके वासुदेव कण्व हेड बना। और कण्व वंश का अंतिम शासक कौन है? सुशर्मन। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? सिमुक। बाकी इसमें बहुत क्वेश्चन नहीं आते। गौतमी पुत्र सातकर्णी, पहले सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसके बाद यज्ञ श्री सातकर्णी, कई नाम, लेकिन हम लोग केवल सिमुक याद रखिए, बस हो जाएगा। चेदी वंश का ही दूसरा नाम है महामेघवाहन वंश, क्योंकि इसके संस्थापक महामेघवाहन हैं। और इस वंश का एक प्रसिद्ध राजा है जिसका नाम है खारवेल। और खारवेल की चर्चा हम लोग को पढ़नी होगी। तो एक नजर मैं चाहता हूं, इतने राजा के दिमाग में पहले सेट कर लीजिए। पहले एकदम स्टार्टिंग से एकदम तेजी में हर्यक वंश, बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन, नागदशक। नाग से नाग, शिशुनाग वंश तो आपको क्लियर है, शिशुनाग, कालाशोक और नंदीवर्धन। नंदी से नंद, नंदी से नंद का मतलब आपको याद हो गया महापद्मनंद, और उसके बाद धनानंद। तब आए मौर्य। मौर्य में आपको बताया चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार, उसका बेटा अशोक, तब कुणाल, दशरथ और अंतिम है बृहद्रथ। और तब उसके बाद है शुंग वंश। शुंग में आपको ध्यान रखना है पुष्यमित्र शुंग इसके संस्थापक हैं। जो बच्चे गवाते हो वो दिमाग में सेट रखना, शुंग माने शुंग। क्या शुंग? तो पुष्य को मित्र मान के शुंग। पूछेगा शुंग वंश के संस्थापक कौन है? कहना वो शुंग। तो पुष्य को, फूल को मित्र मान के शुंग, पुष्य मित्र शुंग, ये शुंग वंश के संस्थापक। तो हम समझते हैं संस्थापक और अंतिम, यही 2 मेन पूछा जाएगा। जब बोलेगा शुंग तो आप कहिएगा पुष्य मित्र शुंग, पुष्प को शुंग। अब हम लोग जरा ध्यान दें, दूसरे नंबर है इसके अग्निमित्र। अग्निमित्र के बाद भागवत, और शुंग वंश के अंतिम शासक है देवभूति। जब कण्व में आएंगे तो आपको ध्यान रखना है वासुदेव कण्व और अंतिम है सुशर्मन। वासुदेव कण्व और अंतिम सुशर्मन। जब हम आएंगे सातवाहन, तो सातवाहन के संस्थापक कौन है? सिमुक। सातवाहन सिमुक। और जब चेदी है तो संस्थापक है महामेघवाहन, और इसके प्रसिद्ध राजा है खारवेल। बाकी सब हम अभिलेख एक साथ चलेंगे, हाथी गुम्फा अभिलेख, उदयगिरी की पहाड़ी, क्या बात है, सब चीज चलेंगे। लेकिन पहले वैसे नहीं, पहले एकदम राजा का नाम एक साथ मूव करे, पूरा एंशिएंट का विदेशी शासक। सुनते जाइएगा ठीक से। ये विदेशी के बाद तब अगला आएगा गुप्त, तब पढ़ाएंगे गुप्तोत्तर। गुप्तोत्तर तक जब हो जाएगा, आज का आज घर में कलम कॉपी लेके शुरू से अंतिम तक बार बार, 2 बार 3 बार सुनिए और राजा का नाम लिख दीजिए। कोई बच्चे जो राजा का नाम लिख देगा, मेरा दावा है कि फिर कंसेप्ट में उसको कोई दिक्कत नहीं। कई बच्चे राजा का नाम ही नहीं सुने रहते हैं, अग्निमित्र नाम ही नहीं सुना, भागवत नाम ही नहीं सुना, किस वंश से संबंध है पता ही नहीं है। तो फिर वहां क्वेश्चन जब घुमाएगा तुमको दिक्कत होती है।
तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एकदम पूरे आज का आज लिख के एकदम कंसेप्ट ठीक करेंगे। अब जरा विदेशी शासक में हमने बताया मौर्योत्तर काल में पहला विदेशी आए हिंद यवन, हिंद यवन के बाद विदेशी आए शक, शक के बाद विदेशी आए पहलव, और पहलव के बाद विदेशी आए कुषाण। अब यहां पे हम चाहेंगे बढ़िया से सुनेंगे, हिंद यवन के जो यूनान के लोग भारत आए, ये मौर्योत्तर काल में आने वाले पहले विदेशी है, और इनकी दो शाखाएं भारत में स्थापित हुआ। मतलब हिंद यवन के एक शाखा ऊपर से और एक शाखा नीचे से दो अलग अलग डायनेस्टी शासन कर रहे थे, और इसी कारण से हिंद यवन के दो शाखा हैं। एक का नाम है डेमेट्रियस वंश, डेमेट्रियस वंश, और दूसरा का नाम है यूक्रेटाइड वंश। देखिए अब आपको नाम टेढ़ा मिलेगा, चूंकि यूनान का नाम है, और इसीलिए सभी बच्चे को बस थोड़ा सा भार है, एक बार बैठा लेंगे तो फिर दुख खत्म है। जब हम बोलेंगे हिंद यवन, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत में पहली बार सिक्का पर फोटो, पहली बार सोने का सिक्का, ये सब चलाने का श्रेय इसी हिंद यवन को जाता है। और इसीलिए आपको क्वेश्चन पूछेगा पहली बार सोना का सिक्का किसने चलाया, हिंद यवन होगा। इसके पहले भी सोना का सिक्का है, लेकिन उस पर निश्चित आकार नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, सीधा सीधा है, निष्क सोना का ही सिक्का है। मैं सिक्का पर बहुत डिटेल समझाऊंगा आपको, अभी सिर्फ कह रहा हूं कि इससे इंटरेस्ट लगे। इन्होंने ही सिक्का के पीछे राजा का फोटो, एक तरफ राजा जिस धर्म को मानते हैं उसका चित्र, ये तमाम चीज इन्हीं का दिया हुआ है। और इसकी दो शाखाएं भारत में आई, डेमेट्रियस और यूक्रेटाइड। और डेमेट्रियस का अगला राजा का नाम था बहुत महत्वपूर्ण, मिनांडर। मिनांडर कौन धर्म से संबंधित है, मिलिंद पन्हो पुस्तक, ये सभी चीज हम डिटेल समझाएंगे। अब कई लड़के को हम देखते हैं मिलिंद पन्हो पढ़ा है, लेकिन वो मिनांडर कहां है ये उसको पता ही नहीं चलता। मिनांडर किस काल खंड का है पता ही नहीं है, तो हिस्ट्री का क्वेश्चन आसान बनेगा, ग्रेजुएशन लेवल में दिक्कत करेगा। और इसीलिए मैं पहले समझा रहा हूं कि मिनांडर डेमेट्रियस वंश का है, हिंद यवन का शासक, और इसी वंश का अंतिम शासक है अस्ट्रेटो सेकेंड। ये डेमेट्रियस वंश का अंतिम शासक है अस्ट्रेटो सेकेंड। यहां पे हम लोग जरा ध्यान दें, यूक्रेटाइड वंश में जो तुम देख रहे हो, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट शासक है, और इसका नाम है एंटियालकिड्स। यही एक अपना राजदूत भेजेगा जो विदिशा मध्य प्रदेश में गरुड़ ध्वज फहराया जाएगा और हिंदू धर्म अपनाएगा। और इसीलिए एंटियालकिड्स यूक्रेटाइड वंश से रिलेटेड है। और अगर पूछा जाए यूक्रेटाइड वंश का अंतिम शासक कौन है, तो हर्मियस, हर्मियस इसके अंतिम शासक हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं, देखते हैं आपका कंसेप्ट कितना अच्छा है। अभी मैं चेक करूंगा कौन बच्चे इसका आंसर दे पाते हो। सबसे पहले भारत में सोना का सिक्का चलाया, चॉइस ए डेमेट्रियस, बी मिनांडर, सी अस्ट्रेटो सेकेंड, डी यूक्रेटाइड। सबसे पहले सोना का सिक्का आपको ध्यान रखना है हिंद यवन ने ही चलाया। तो हमने आपको क्वेश्चन दे दिया कि पहला हिंद यवन का कौन राजा है जिसने सोना का सिक्का चलाया, तब हम समझेंगे कि एकदम हिस्ट्री को आपने बहुत बढ़िया लय में बांध लिया। जल्दी से आंसर दे दीजिए, पहला कौन सा राजा है हिंद यवन का जिसने सोना का सिक्का चलाया। ये तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले सोना का सिक्का हिंद यवन ने चलाया। फिर पहला राजा कौन है, चॉइस ए डेमेट्रियस, बी मिनांडर, सी अस्ट्रेटो सेकेंड और डी यूक्रेटाइड। वेरी गुड। देखिए कई तरह के जवाब आ रहे हैं आप लोगों का, और यही देखो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सुंदर, देखिए कई तरह के आंसर हम देख पा रहे हैं आप सभी का, बहुत तरह तरह के डिजाइन का आपके आंसर आ रहे हैं। कई बच्चे बिल्कुल सही भी कर रहे हैं, बहुत सुंदर। और बिल्कुल सही जवाब है अस्ट्रेटो सेकेंड। ये हिंद यवन के पहले राजा हैं जिन्होंने सबसे पहले सोना का सिक्का चलाया। और इसीलिए बहुत शानदार क्वेश्चन था, अस्ट्रेटो सेकेंड से कई बार प्रश्न पूछते हैं।
ये सब ग्रेजुएशन लेवल का एक बेहतर प्रश्न में से एक है, लेकिन अधिकांश बच्चे क्या है, एक तो न तो इसका नाम याद रखते, न वंश याद रखते, कहानी में याद भी नहीं रहेगा। पहला राउंड में जिनको केवल नाम याद करने की आदत होगी उन्हीं को याद रहेगा। तो हम लोग देखें हिंद यमन के दो शाखा, यूक्रेटाइड और डेमेट्रियस। डेमेट्रियस वंश में मिनांडर और स्ट्रेटो सेकेंड है, और यूक्रेटाइड वंश में एंटियाल किड्स और हर्मियस है। अब शकों की बात चलते हैं। तो देखिए शक के बारे में आपको ध्यान रखना है। शक पे पहला क्वेश्चन आएगा, शक कहां के निवासी थे। चूंकि शक की कई शाखाएं भारत में आई है, इसीलिए शकों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो पहला इंपॉर्टेंट है, शक मध्य एशिया के निवासी। यह भी एक जनजाति है। चीन की दीवार के बाद तब वो निषेध से भारत की ओर अपना चले आए, और शकों की कई शाखा भारत में स्थापित हुई। और शक के बारे में देखेंगे, क्षत्रप प्रणाली के जन्मदाता है। क्षत्रप क्या है वो सब तो डिटेल सीखेंगे। अभी इनका मेन एक शाखा उज्जैन में आया, और उसी उज्जैन शाखा को यहीं का राजा विक्रमादित्य ने उस शक राजा को हराया। और सभी लोग जानते हो 58 ईस्वी पूर्व में विक्रमादित्य की उसने उपाधि धारण किया। विक्रमादित्य की उपाधि इसी शक राजा को हरा के विक्रमादित्य राजा ने धारण किया था। तो यह विक्रम संवत में प्रारंभ भी किया। 58 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत है शकों को हराने के उपलक्ष्य में। सबसे मेन था महाराष्ट्र का यह शक शासक नहपान है, और इसको जो है सातवाहन वंश यहां से खदेड़ेगा, और ये मेन गुजरात में आके रहेगा। और शकों की अंतिम सबसे लंबी समय तक जो शाखा रही वो गुजरात में रही, और गुजरात में इसका मेन शासक, एक नाम केवल ध्यान रखना, काम हो जाएगा, और उस राजा का नाम है रुद्रदामन। शक से जो लड़के दो नाम याद रखेंगे उनका काम हो जाएगा। अभी केवल हम नाम के राउंड में चल रहे हैं। शकों के संस्थापक कौन थे? माउस। एकदम देखिए याद होना आसान है। जब बोलेंगे शक किस पर है जी, तो कहना कि चूहा पर, वही लेके भाग गया होगा। शक किस पर है? चूहा पर। शक किस पर है? चूहा पर। चूहा मतलब माउस। तो शक के संस्थापक कौन है? माउस। भारत में सबसे ज्यादा समय तक कौन सी शाखा शकों का रहा? तो गुजरात में रहा। शकों को अंतिम रूप से उन्मूलन किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय। वो चंद्रगुप्त द्वितीय में हम लोग पढ़ेंगे। वहां गुजरात का भी वो शाखा समाप्त कर दिया। और शकों के सबसे प्रधान शासक का नाम है रुद्रदामन। अभिलेख की बात होगी तो इसका जूनागढ़ अभिलेख आप देखोगे, पहला संस्कृत का सबसे लंबा अभिलेख है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लोग विदेशी है लेकिन संस्कृत का सबसे लंबा अभिलेख इसी का है, और इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं जूनागढ़ अभिलेख। तो उसकी चर्चा करेंगे। अभी केवल माउस और रुद्रदामन आपको ध्यान रखना है। क्या कोई बच्चे हमें बता सकते हो पहलव कहां के थे? एक अच्छा प्रश्न है। तो आपको ध्यान रखना है पहलव ईरान के थे। अब मुझे जल्दी बताओ पहलव के संस्थापक कौन थे? जल्दी आंसर दे दीजिए। पहलव के संस्थापक कौन थे? पहलव के संस्थापक कौन थे? बहुत शानदार क्वेश्चन है। और अधिकांश देखो दो चीज है, पल्लव और पहलव, दो बात है। पल्लव जो आपको याद रखना है सिंह विष्णु वाला, वो गुप्तोत्तर काल के बाद का पूर्व मध्यकाल का फेज है। यहां है पहलव, पहलव है, ह लगा हुआ है। और पहलव वंश के संस्थापक मित्रदात थे, मित्रदात। और इसीलिए ये एकदम दिमाग में सेट रहना है। पहलव वंश के संस्थापक कौन है? मित्रदात। और इसी में दूसरा एक प्रमुख शासक है गोंडोफर्निस। गोंडोफर्निस इसका प्रमुख शासक है, जिनकी कहानी आप सुनोगे तो एक पहलव के संस्थापक मित्रदात और इसके प्रमुख शासक हैं गोंडोफर्निस। अगला नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है विदेशी में, और वो है कुषाण। कुषाण के बारे में एक लाइन हम लोग केवल सुन लें। ये भी मध्य एशिया के निवासी हैं, और यहां पे यूची कबीला, यूची कबीला का ही नाम भारत में कुषाण वंश से स्थापित हुआ है। कभी कभी यह भी देता है कि यूची कबीला का संबंध है तो कुषाण वंश से।
और चूंकि ये भी मध्य एशिया के हैं तो इनके संस्थापक कौन है? तो कुषाण वंश के संस्थापक हैं कुजुल कैडफिसस, कुजुल कैडफिसस। और तब इसके बाद है बिम कैडफिसस। और कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा, सभी बच्चे नाम जानते हो, वो है कनिष्क। ये सबसे महत्वपूर्ण हो गया। अब जरा सभी बच्चे एकदम दिमाग में सेट करें, कुजुल कैडफिसस, विम कैडफिसस और कनिष्क। और इसके बाद कुषाण वंश भी आपके कंप्लीट हो गए। तो जो आपका ये फेज पढ़ाया गया मौर्योत्तर काल तो थोड़ा टफ था, 4 देशी 4 विदेशी पूरे की कहानी, लेकिन अब आसान हो गया। मौर्योत्तर के बाद अब आपका है गुप्त काल, और गुप्त के बाद अंतिम होगा गुप्तोत्तर। पूरे राजा एक साथ, एक बार फिर से बोल देंगे, दुख खत्म हो जाएगा, पूरा दुख निदान हो जाएगा। थोड़ा बहुत बीच में कष्ट होगा लेकिन बर्दाश्त करना है। एक बार इस सीक्वेंस बनाने के लिए सबसे जरूरी है, सेम यही काम हम मेडाइवल में करेंगे। जितना राजा है एक साथ चलेंगे, फिर उनकी कहानियां चलेगी, उनके राजत्व के सिद्धांत चलेंगे, और इससे जो आपके कंसेप्ट बैठेंगे, नाम लोगे कि हाँ मेरा हिस्ट्री एकदम सही हो गया। देखिए अब जरा इंपॉर्टेंट, अब विक्रमादित्य की उपाधि कितने राजा ने लिया, ये सब देखो बहुत छोटी बात है। अब 14 राजा ने लिया, अंतिम राजा हेमू था, वो सब जितना बात है सड़ियल पकियल वो एक साथ हो जाएगा। अभी पहला इंपॉर्टेंट बात आप याद करो कि हाँ जो समझाया जा रहा है ये बात आपके दिमाग में आ जाए। बाकी विक्रमादित्य कितने राजा लिया, अंतिम कौन लिया और उसके पहले कौन लिया, सब जब कहानी चलेगा तो हम विक्रमादित्य पर तुमको 5 मिनट बोले, तुम्हारा सारा दुख लगेगा कि सब तो बेकार छोटा मोटा दुख हम सबसे बतिया। पहले आप यहां पे हमारी बात समझिए कि क्या हम कहना चाहें। अब यहां पे जरा ध्यान दें, गुप्त काल में बहुत इंपॉर्टेंट पहला राजा है श्रीगुप्त। ये गुप्त कौन थे? तो कुषाणों के सामंत थे। ये कुषाणों के सामंत ही गुप्त हैं। ये पहला चीज आपको दिमाग में सेट रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि गुप्त कौन है, तो आपको ध्यान रखना है कि गुप्त कौन है, कुषाणों के सामंत है। तो गुप्त कुषाणों के सामंत हो गए। गुप्त के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद राजा कौन है? घटोत्कच। और ये दोनों केवल महाराज की उपाधि धारण किए। मेन गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम है, और चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक है। क्वेश्चन आपको आता है, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। बाकी 319 ईस्वी में गुप्त संवत है, वो सब डिटेल चलेंगे, अभी केवल नाम ठीक कीजिए। चंद्रगुप्त प्रथम का ही बेटा सभी लोग नाम सुने होंगे, इसी ने कमाल किया और इसी का नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के पहले भी कांच का एक चर्चा होता है, लेकिन आपको उतनी जरूरत नहीं है। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त, लेकिन उसके मेन बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद सभी लोग जानते हो, इसी के बाद है कुमारगुप्त, और इसी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आप नाम सुने होंगे। एक कुमारगुप्त हो गया, तब इसके बाद मेन है स्कंदगुप्त, और इसके बाद अंतिम मेन है भानुगुप्त। तो देखिए गुप्त राजा का नाम एक बार हम दिमाग में आपका बैठा दें, आ जाएगा। पहला नंबर श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद है समुद्रगुप्त, तब है चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद है कुमारगुप्त, तब है स्कंदगुप्त, और उसके बाद है भानुगुप्त। ये गुप्त काल के राजा आपके कंप्लीट हो गए। अब अंतिम आपको सुनना है, जहां दुख अंतिम होगा, और इसका नाम है गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल भी छोटे छोटे काल खंडों का है, लेकिन मैं इतना जबरदस्त गुप्तोत्तर करूंगा कि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। भारत की नक्शा देख रहे हो, गुप्तोत्तर काल में बंगाल का नाम क्या हो गया था? तो बंगाल को ही गुप्तोत्तर काल में गौड़ कहा जाता था। देखिए आपको पूछा जाएगा गौड़ किसका प्राचीन नाम था, तो आपको ध्यान रखना है कि गौड़ बंगाल का नाम था। और इसके बाद आपको दिमाग में सेट करना है कि यहां पे हरियाणा के पास, फिर हम चलेंगे तो पूरा यूपी के सेक्टर में, फिर हम चलेंगे तो ये दक्षिण के सेक्टर में,
अलग अलग मेन वंश चल रहे थे और गुप्तोत्तर काल के वंश को जल्दी बच्चे को नहीं समझ में आता, लेकिन यहां पर तुम देखोगे तो कहोगे हाँ सर एकदम ठीक होगी। यहां पे एक वंश है, इसका नाम है वर्धन वंश। वर्धन वंश, और वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर है। हम सबकी राजधानी की भी चर्चा करेंगे, अभी हम जान के कर रहे हैं, इसका राजधानी ज्यादा पूछा जाएगा कि थानेश्वर किस राज्य में है, तो हरियाणा, और ये वर्धन वंश होगी। इसके बाद जो देख रहे हो ये सबसे बड़ा मेन क्षेत्र है, इसका नाम है मौखरी। मौखरी वंश, और मौखरी के द्वारा इस समय पहली बार पाटलिपुत्र का वैल्यू कम गया। इन्होंने अपना कैपिटल मेन उत्तर प्रदेश में कन्नौज को रखा, और इसीलिए गुप्तोत्तर काल में पाटलिपुत्र का स्थान कन्नौज ने ले लिया। कई बार यह भी क्वेश्चन पूछा गया कि जो स्थान मौर्य काल में पाटलिपुत्र को है, वही स्थान गुप्तोत्तर काल में किसको है। तो आपको दिमाग में सेट रखना है, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त तक पाटलिपुत्र की स्थिति अच्छी है, लेकिन मौर्य गुप्तोत्तर काल में पाटलिपुत्र उजड़ा हुआ शहर है। इस समय वेनसोंग आएंगे हर्षवर्धन के समय, तो वे खुद कहेंगे कि पाटलिपुत्र एक उजड़ा हुआ शहर है। और आपको दिमाग में सेट रखना है कि इस समय वह स्थान कन्नौज को मिल चुका है। यहां गौड़ वंश का शासन चल रहा है, और ये जो आप देख रहे हो दक्षिण में एक मजबूत चल रहा है चालुक्य वंश। ये चालुक्य वंश है, और इस चालुक्य की राजधानी है कर्नाटक में बादामी, या इसी को बातापी कहते हैं। इसीलिए इसका नाम बादामी का चालुक्य या बातापी का चालुक्य है। चालुक्यों का भी कई कैपिटल होगा, तो अभी हम लोग गुप्तोत्तर में ये चार का दिमाग में सेट कर लीजिए। वर्धन वंश तो आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा, मौखरी वंश तो पूरा यूपी क्षेत्र, गौड़ बंगाल का क्षेत्र, और चालुक्य ये दक्षिण का क्षेत्र हो गया। अब आपको दिमाग में सेट रखना है वर्धन वंश के राजा, मौखरी वंश के राजा। तो ये जल्दी जल्दी बताइए वर्धन वंश के संस्थापक कौन है। तो आपको ध्यान रखना है पुष्यभूति वर्धन। वर्धन वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यभूति वर्धन। नाम एकदम दिमाग में से बैठाते जाइएगा। और उसके बाद इसका राजा बने प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन के दो बेटा, एक बेटी। बेटा का नाम है राज्यवर्धन, बेटी का नाम है राजश्री, और एक बेटा का नाम है हर्षवर्धन। देखो अब यहां पे प्रभाकर वर्धन के एक बेटा राज्यवर्धन, एक बेटा हर्षवर्धन, और एक बेटी है राजश्री। अब यहां पे एक कहानी का टर्निंग मेन सबसे मजेदार है। मौखरी वंश के संस्थापक कौन है? तो ग्रह वर्मन। आपको ध्यान रखना है कि मौखरी वंश के संस्थापक कौन है? तो ग्रह वर्मा ये अंतिम शासक है। हरि वर्मा से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ग्रह वर्मा अंतिम शासक हो जाएंगे। मौखरी के आपसे पूछा जाएगा अंतिम शासक कौन है? तो ग्रह वर्मा। पहला संस्थापक कौन है? हरि वर्मा। ग्रह वर्मा इसीलिए बोले क्योंकि ग्रह वर्मा की ही विवाह राजश्री के साथ हुआ था। इन दोनों में वैवाहिक संबंध हुए। लेकिन गौड़ शासक शशांक यह क्या किया? बिहार में हमला करके बोधि वृक्ष को काट दिया था। यह शैव धर्मावलंबी है। पहली बार जिस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसको इसी शशांक ने काट दिया था। अब देखिए ये शशांक ने क्या किया, यहां पे मालवा के शासक यशोवर्मन के साथ मिलकर के उसने कन्नौज पे हमला किया। और कन्नौज में सोचो स्थिति क्या किया, राजश्री के जो पति हैं ग्रह वर्मा, इसकी हत्या कर दिया। अब सोचो ग्रह वर्मा को मार दिया शशांक। इसके गम को सुनकर के राजश्री मरने जा रही है। राज्यवर्धन बदला लेने आया है, ये भी मर गया। ये सब सुन के प्रभाकर वर्धन भी मर गए। पूरा ये छिन्न भिन्न हो जा रहा था। और उसी समय हर्षवर्धन अपने बहन को बचाने चलता है और भाई बहन का शासन है। हर्षवर्धन जब यहां आता है तो बहन कहती है राजश्री कि यहीं आ जाओ।
और हर्षवर्धन अपना राजधानी यहां से कन्नौज लाता है और वही बदला लेके शशांक को मारता है और पूरा धीरे धीरे हर्षवर्धन विजय करता है। अंतिम में नीचे विजय की ओर जब चलता है तो चालुक्य वंश के राजा पहला संस्थापक हैं पुलकेशिन प्रथम, दूसरा मेन है इसके पुलकेशिन द्वितीय, और यही पुलकेशिन द्वितीय नर्मदा नदी से आगे बढ़ने से हर्षवर्धन को रोक देते हैं। इसकी व्याख्या आप देखोगे ऐहोल अभिलेख की बात चलेगी। तो इसमें अब आपको चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम, अभी तो हमें राजा का नाम याद करना है, पहले राजा ठीक करिए। वर्धन वंश पुष्यभूति वर्धन, बढ़ना है पुल को बढ़ाना है पुष्यभूति वर्धन, प्रभाकर वर्धन, इसके दो बेटे राज्यवर्धन हर्षवर्धन, एक बेटी राजश्री। मुख से हरि का नाम लो, हरि का नाम लो। मौखरी वंश के संस्थापक कौन है? तो तुम्हें दिमाग में सेट रखना चाहिए कि मुख से हरि का नाम लो, और मुख से हरि लो तो मौखरी वंश के संस्थापक हरि वर्मा। और इसके अंतिम तो कहना कि हरि का नाम नहीं लिया तो ग्रह आ गया, ग्रह वर्मा अंतिम। गौड़ शासक जिसने बोधि वृक्ष को काटा शशांक। फिर आपसे पूछा जाए चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम, चालुक्य वंश के अंतिम राजा पुलकेशिन द्वितीय। तो अब हम समझते हैं गुप्तोत्तर काल तक के ये फेज हो गया। अब जिन बच्चों को साउथ में डर लगता है, पाल, पल्लव, प्रतिहार, राजकोट, ये सब कई लोग को जो है नीचे का चोल, ये सब बड़ा डर लगता है। वो एक साथ कंसेप्ट में पढ़ाएंगे, आपको पूरे का पूरे फेज एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी के क्लास में हम लोगों ने क्या किया, पूरे सभी राजा का नाम सबसे पहले सुन लिया। अब यहां से समझो कि अब इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। इतनी बात जिनको क्लियर होगी वो लड़के राज करेंगे, राज कि जबरदस्त होगी। अब यहां से आपको अब हम समझाने जा रहे हैं उपाधि, धर्म, सिक्का, विवाह, राजधानी, विदेशी यात्री, क्षेत्र विस्तार। अब मजेदार हिस्ट्री शुरू होगा। अब यहां से खूब बढ़िया से समझने के लिए एक बार जरा अंगूठा दे दीजिए, चार्ज हो जाइए, जरा लाइक बटन दबा दीजिए और एक बार और मित्रों तक लिंक को भेजिए। मजेदार फेज अब शुरू करने जा रहे हैं। अब आपको लगेगा कि नहीं इतना दूर ठीक रहेगा, तो इधर मेरा बड़ा मजेदार फेज हो जाएगा। चलिए, तो हम देख रहे हैं कि काफी लोग उत्साह के साथ एकदम जुड़े हुए। अब यहां से हम अपने सीक्वेंस को बदल रहे हैं और सबसे पहले हम चाहते हैं कि आपको एकदम आसान चीज से शुरू करें। पूरे प्राचीन भारत में महत्वपूर्ण राजा के धर्म से क्वेश्चन रहता है, तो पहले हम धर्म की ही बात करते हैं। सबसे पहला जिन जिन राजाओं के धर्म की बात होगी उसको ठीक करते हैं। सबसे पहले गुप्त वंश मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का वंश पूछा जाएगा। बिंदुसार का आपको धर्म पूछा जाएगा। आपको अशोक का धर्म पूछा जाएगा। जिन जिन राजाओं का धर्म पूछा जाएगा वो हम एक साथ कर रहे हैं। इसके बाद तीनों शुंग है, कण्व है, ये दोनों का भी धर्म खास पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं, यहां पे सब चीज हम डिटेल करेंगे। इसके बाद आपको अभी हमने बताया मिनांडर, इसका भी पूछा जाएगा। और मिनांडर के बाद तब एक हम और देख ले, मिनांडर के बाद जिसने बोधि वृक्ष को काट दिया उस शशांक के भी प्रश्न रह सकते हैं। देखिए, पूरे एंशियंट में जितने महत्वपूर्ण राजा हैं उनके एक साथ हम धर्म चलने जा रहे हैं। जरा एकदम स्थिरता से सुनेंगे आप, लगना चाहिए कि हाँ सर एकदम क्लियर मेरा कंसेप्ट होते गया। देखो अब क्यों पूछता है, ये लाइन भी अब यहां पे डिटेल करेंगे। हर राजा का डिटेल हर पहलू में आपको मिलते जाएगा। ध्यान दीजिए जरा, सबसे महत्वपूर्ण है कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पटना थी। बहुत विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। जब हम साम्राज्य पढ़ाएंगे तो आपको खुद क्लियर होगा। लगातार कई वर्षों तक जब अकाल पड़ा तो यह जैन ऋषि भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवण बेलागोला में अपना प्राण भूखे प्यासे त्याग दिए। अब बताओ, इतने बड़े भारत के राजा भूखे प्यासे प्राण त्याग दिए
जैन ऋषि भद्रबाहु के कहने पर। इसीलिए इससे क्वेश्चन दोनों आते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहां हुई। तो आपको दोनों चीज देखो, कई बार सेटर स्मार्ट मिलेगा तो स्मार्ट सेटर क्या कर देता है, श्रवण बेलागोला का संबंध किस धर्म से है, किस राजा से है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। और कई बार लड़के हमारे, चुके देखो डिटेल कहानी सुने रहोगे तो आप हर मोड़ पे सही होगा। अब क्वेश्चन दे दिया श्रवण बेलागोला का संबंध किस राजा से है, किस धर्म से है, तो आपको यही समझना है कि कर्नाटक में श्रवण बेलागोला है और यहीं पे इतने बड़े भारत के राजा चंद्रगुप्त मौर्य अपना प्राण त्यागे भूखे प्यासे, जैन ऋषि के कहने पर, भद्रबाहु के कहने पर। और इसी कारण से चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म के अवलंबी है। और इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि जो व्यक्ति भूखे प्राण त्याग रहा है तो उसके बेटा बिंदुसार को कहा गया कि जैन धर्म अपना लो। ये दूर से ही गोड़ लग रहा है कि नहीं, हमारे पिताजी को तुमने मार दिया, हम तुम्हारा धर्म नहीं अपनाएंगे। और बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को अपनाया, जिसके संस्थापक मोखलीपुत्र गोशाल है। और ये आजीवक संप्रदाय ये है क्या, नियतिवाद धर्म है। कई बार मैं देखता हूं बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर आजीवक क्या है। बौद्ध और जैन तो वो पढ़े रहते हैं, लेकिन आजीवक वो सुनते हैं, लेकिन है क्या वो नहीं समझते। तो आजीवक संप्रदाय नियतिवाद है। ये नियतिवाद का मतलब हर चीज पहले से ईश्वर ने नियत कर रखा है। आप भी कई बार इसकी बात बोलते हो, किसी के यहां गए खाने के लिए तो आप खाते समय बोलते हो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, यही नियतिवाद है। आप मान के चल रहे हो कि मेरा यहां पे लिखा हुआ था इस दाने पर मेरा नाम और हम खा रहे हैं। यही आजीवक ने बिंदुसार को समझाया कि तुम्हारे पिता की मौत यहां लिखी हुई थी, नियत था, इसलिए बेचारे मर गए। और इसको लगा कि ठीक ही कह रहा है, तो बिंदुसार आजीवक धर्म को माना। उसका बेटा अशोक शिव जी का उपासक है, शैव धर्म का उपासक है। परंतु कलिंग युद्ध के बाद इसने शैव धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। लेकिन बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी अपने पिता आजीवक संप्रदाय के मानने वाले बिंदुसार के यादगार में बराबर पहाड़ी में गुफा बनवाकर, गया के नजदीक जहानाबाद में बराबर पहाड़ी में गुफा बनवाकर आजीवक संप्रदाय को दान दे दिया कि हमारे पिताजी इसी धर्म को मानते थे। और धार्मिक सहिष्णुता का उसने परिचय दिया। देखिए अब सभी चीज आपको एकदम क्लियर हो रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से संबंधित, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कर्नाटक के श्रवण बेलागोला, जगह भी क्लियर होना चाहिए इससे रिलेटेड, और यह जगह भी जैन धर्म से संबंधित है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय से संबंधित है और आजीवक संप्रदाय का मतलब नियतिवाद है। हर चीज पहले से ईश्वर नियत करके रखते हैं। अशोक पहले शैव है, बाद में बौद्ध धर्मावलंबी हो जाता है। पहली बार शुंग और कण्व वंश ब्राह्मण धर्म से संबंधित, दिमाग में आपका सेट रखना है, शुंग और कण्व ये ब्राह्मण धर्मावलंबी। इसीलिए यहां पे क्वेश्चन पूछता है शुंग वंश, शुंग पुष्यमित्र शुंग, आपको याद है पुष्यमित्र शुंग ये पहला ब्राह्मण राजा है जिसने अश्वमेध यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध भिक्षुओं का हत्यारा कहा गया। बौद्ध धर्म का अब सोचो हत्यारा। इसके बाद यहां पे दो तीन और इंपॉर्टेंट है, रियल में हत्यारा नहीं है। इसी के समय सांची का स्तूप का वेदिका बना। तो आपसे ये भी क्वेश्चन आएगा, सांची के स्तूप, भरभूत के स्तूप का वेदिका किसके समय बना? पुष्यमित्र शुंग के समय बना। तो ये चीज आपको शुंग और कण्व ब्राह्मण से रिलेटेड, बौद्ध भिक्षुओं का हत्यारा पुष्यमित्र शुंग की उपाधि, ये बात आपको दिमाग में सेट रखना है। मिनांडर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एंशिएंट में। ये मिनांडर यूनान का राजा है,
और ये जब भारत आया तो कहा कि हम बौद्ध धर्म के कोई एक विद्वान भिक्षु चाहते हैं। मेरे मन में जितने सवाल हैं हम पूछेंगे और वो मुझे आंसर दे। अगर उसके आंसर से हम संतुष्ट होंगे हम बौद्ध धर्म अपनाएंगे, नहीं संतुष्ट होंगे हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और इसी कारण से एक बौद्ध भिक्षु है जिनका नाम है नागसेन। देखो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। नागसेन और मिनांडर ये दोनों बैठे। मिनांडर हिंद यवन का शासक है। इसने प्रश्न किया बौद्ध धर्म से संबंधित और नागसेन ने उसका आंसर दिया और इन दोनों की बात एक किताब में लिखी गई जिस पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्हो। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक हो गया। हम देखो नया सीक्वेंस में सब चीज जोड़ेंगे लेकिन इतना बेजोड़ जुटेगा कि कभी नहीं भूलोगे। धर्म एक साथ धर्म चलेगा। मिलिंद पन्हो ये पुस्तक है किस धर्म से संबंधित, तो बौद्ध धर्म से संबंधित। इसमें किस बातों का वर्णन है, तो बौद्ध भिक्षु नागसेन और हिंद यवन के शासक मिनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन किया गया। तो हम समझते हैं कि मिनांडर किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसके पुस्तक मिलिंद पन्हो आपके दिमाग में सेट रहे। अगला नंबर सभी लोग को क्लियर है। शशांक गौड़ शासक, बंगाल का शासक है। यह पहला राजा है जिसने बोधि वृक्ष, जिस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ गौतम बुद्ध को, उस पेड़ को काट दिया। और यह शशांक बौद्ध धर्मावलंबी। तो यह बौद्ध धर्मावलंबी है। हम समझते हैं धर्म का फेस ये आपका क्लियर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट सिक्का, विवाह, उपाधि, राजधानी, क्षेत्र विस्तार, विदेशी यात्री, ये सब चीज दरबार में कौन कौन है, ये एक साथ जब जोड़ देंगे तो अगले दिन आप एकदम मजेदार फेज में हो जाओगे कि सर मजेदार हो गया, कंसेप्ट एकदम ठीक ठाक हो जाए। अब आपको हॉर्लिस वर्क में टास्क क्या है, जो बच्चे सचमुच हिस्ट्री ठीक करना चाह रहे, कई लोग तो टाइम पास, तुम्हारे पास सारे ताकत है, आत्मज्ञान बयान सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी। कई बच्चे YouTube पे गोता लगा रहे हो, समुद्र में आ रहे हो कि मेरा इससे ठीक हो जाएगा, यहां ठीक हो जाएगा। न सिरो शायरी से ठीक होगा, न गाना गीत से ठीक होगा, न उजुल फुजुल बात सुन के ठीक हो। कई लोग को देखते हैं, मुझे तो लगता है पता नहीं क्या हो रहा है विद्यार्थियों। लड़की की बात, लड़के की बात, प्यार की बात, दिल की बात, इसमें सबसे ज्यादा भीड़ रहा। और बाकी पढ़ाई की बात बहुत मुश्किल है। आखिर रिजल्ट आपको इन्हीं बातों से आएगी। जब तक इधर नहीं आओगे तब तक मनोरंजन करते रहोगे और भीड़ के हिस्सा रहोगे। हॉर्लिस वर्क में आपको एक छोटा सा टास्क दे रहे हैं, जितने वंश और राजा बताए 2 बार लिखने का अभ्यास करना। हम इसको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पे डाल देंगे अपने चैनल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां इन कर जाना और एक बार उसको पूरा मिला लेना। नागसेन भारत का नहीं है, यूनान का राजा है। अभी हमने बताया है नागसेन बौद्ध भिक्षु है। मिनांडर यूनान का राजा है, डेमेट्रियस वंश का। और तब अगले दिन इतना करके रखोगे, पूरा एंशियंट को जब हम बांध के टेस्ट सीरीज चलाएंगे, अगले दिन टेस्ट भी होगा, हमारे साथ टेस्ट भी होगा, लेकिन बहुत मजेदार टेस्ट होगा। मजेदार टेस्ट का मतलब है एक बार जिनका पढ़ा हुआ है उनको मजा आ जाएगा पढ़ने में। तो इसीलिए नेक्स्ट क्लास आपका कल फिर YouTube पे है, एकदम निरंतर बने रहिए। कल नई ऊर्जा के साथ हम लोग फिर आगे की ओर चलेंगे। आज का क्लास आपका यहीं तक। बहुत उम्मीद है कि आप इस वर्क को करेंगे। एक बार जिन्हें अच्छा लगा वो लाइक कर ले, अपने मित्रों तक इसको बस लिंक को भेजिएगा। हमारे गुरु दक्षिणा, जो बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं हमारे गुरु दक्षिणा वही, 1 मित्र 10 मित्र अच्छे को जगा दो कि जगो और पढ़ो। और बाकी मिजाज से आपको हम लेके चलेंगे। कल का सफर छोड़िएगा नहीं, लाइव बड़ा मजेदार होने वाला। लाइव का टाइम आपको बताया हुआ है, हम लोग 8:05 के आसपास से लाइव हो जाएंगे। ये शाम में 8:05 एकदम तैयार रहिएगा। कल हम लोग लाइव में इससे आगे चलेंगे। आज का क्लास यहीं तक। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सबका।